Hello, you all. This is Mahesh Kumar, and I extend a very hearty welcome to you all on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, in this video, we are going to study about Birsa Munda. Birsa Munda, as you all know, he was a tribal leader and he was born in 1875 and died in 1900. Okay, 25 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। मूवमेंट के दौरान जब उनको जेल में कैद कर लिया गया था, तो जेल में ही जेल में उनकी डेथ हुई थी। तो बिरसा मुंडा को हम स्टडी करने जा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कोशिश की गई है कि आपके लिए वो सारी जानकारी, ज़रूरी जानकारी जुटा के लाई जाए जो कि ज़रूरी है इनसे रिलेटेड। ओके, यही हमारी कोशिश रहेगी इसमें कि आपको होलसम वे में जानकारी दी जाए, फैक्ट्स के साथ साथ जो उसकी बैकग्राउंड है, जो कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस है, वो भी आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। तो बिरसा मुंडा को हम स्टडी करते हैं मुंडा रिवोल्ट के अंदर में। ओके, मुंडा रिवोल्ट, जैसे कि आप जानते हैं, मुंडा रिवोल्ट को बिरसा मुंडा ने ही लीड किया था और 1880s और 90s में 1890s में ये मूवमेंट हुई थी। 1880 के बाद और 1900 तक, इनकी मृत्यु के साथ ही ये जो मूवमेंट थी लगभग एंड हो गई थी। ओके, तो मुंडा रिवोल्ट एक हम कह सकते हैं कि जो कई सारी भारत की आज़ादी से पहले पहले जो बहुत सारी हमारे यहाँ ट्रिबल मूवमेंट्स हुई, जनजातीय जो कई सारी मूवमेंट्स हुई, उनमें से एक मुंडा रिवोल्ट थी। और जैसे कि अधिकतर ट्रिबल रिवोल्ट्स के साथ होता है, लगभग वैसे ही इश्यूज इनके साथ भी थे। जल, जंगल और ज़मीन, ये मेन इश्यूज रहे हैं जो रिवोल्ट्स हुई हैं, ट्रिबल रिवोल्ट्स उनके। तो वैसे ही यहाँ भी अगर हम जल को ना भी शामिल करें तो जंगल और ज़मीन से रिलेटेड तो यहाँ पे था ही। ओके, जो मुंडा लोग थे वो बेसिकली जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, पठार है, उसके आसपास उस रीजन में मेनली रहते थे। और वहाँ धीरे धीरे जो बाहर के जो लोग थे वो जो पहुँचे वहाँ पे, और कुछ सरकार की नीतियाँ बदली टाइम के साथ साथ। सरकार ने अपनी जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसको चेंज किया। उसके चेंज होने से और बाहर के लोगों के वहाँ आने से मुंडा लोगों को परेशानियाँ हुई, उनकी परेशानियाँ बढ़ी, उनकी ज़मीनें छीनी, उनके जो जंगलों में जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनको वो छीन लिए गए, जिसकी वजह से इन्होंने रिवोल्ट की। ओके, इसके अलावा जो एक और एंगल था इसके साथ, वो था जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वहाँ पे एक्टिव, उनकी स्पेशली वहाँ जर्मन जो मिशनरीज थी उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी, उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, और उनकी वजह से भी लोगों में, मुंडा लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष था, नाराज़गी थी। ओके, तो जो बहुत सारी ट्रिबल्स रिवोल्ट्स हुई हैं इंडिया में, उन्हीं में से एक मुंडा रिवोल्ट भी थी, और बिरसा मुंडा इसके लीडर थे, इसलिए हम बिरसा मुंडा को यहाँ स्टडी कर रहे हैं। ट्राइब्स, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत में जो ट्राइब्स हैं वो खास तरह के कुछ लोग हैं जो एक हम कह सकते हैं कि जो अपेक्षाकृत कम मॉडर्न लोग होते हैं, है ना। अब तो हालांकि बहुत सारे लोग शहरों में भी आने लगे, तो मैच मॉडर्निटी कहीं ना कहीं आने लगी है। अदरवाइज ये प्रिस्टाइन तरीके से जीते थे, एकदम जैसे शुद्ध जैसे पहले कभी लाइफ रहा करती थी, सैकड़ों सालों पहले जो लाइफ थी उस तरह से जीना पसंद करते थे। और बहुत सारे लोग जो बदलाव है समय के साथ, उनसे दूर रहना चाहते थे। ओके, दूर रहते थे, ऐसे लोगों को ही अक्सर ट्रिबल्स का दर्जा दिया जाता था। ओके, इसके अलावा इनके एक साथ कुछ और भी कुछ पैरामीटर्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अदरवाइज, है ना, वो बहुत वेल नोन नहीं है वो रीजंस। तो ट्राइब्स एक खास तरह का वर्ग होता है हमारे यहाँ, जो सोशली और आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े होते हैं, और मॉडर्निटी से जो मुख्य धारा है समाज की उससे कहीं ना कहीं कटे होते थे। इसलिए इनको स्पेशल, इनके विकास के लिए, इनको ध्यान देने के लिए ट्राइब्स का दर्जा इनको दिया जाता था, दिया जाता है। और इनके विकास के लिए इसलिए सरकार कुछ स्पेशली योजनाएं बनाती है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखती है। ओके, तो इनको ही हम ट्राइब्स कहते हैं। इनकी डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल 366(25), भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 366(25) है, जिसमें कि
आर्टिकल 366 में जो कई सारी डेफिनेशंस हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टर्म्स आते हैं, उनकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी हैं, है ना। तो उसमें ये कहा जाता है, आर्टिकल 366 में ये कहा गया है कि जो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स रहेंगी जिनको की वर्णन किया गया है आर्टिकल 342 में। ओके, यानी आर्टिकल 366 25 जो है वो खुद ट्राइब्स का या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई अपनी डेफिनेशन नहीं देता, बल्कि वो कहता है कि आर्टिकल 342 में जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और जो भी उनकी वहाँ पे डेफिनेशन इत्यादि दे रखी है वही मान्य रहेगी। ओके, तो आर्टिकल 342 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 342 में दे रखा है कि राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी राज्य के गवर्नर से समय समय पे संपर्क करेंगे और उनकी सलाह के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उस राज्य के गवर्नर की सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे और किसी सामाजिक ग्रुप को या कम्युनिटी को वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देंगे। यानी भारत में अगर कोई शेड्यूल ट्राइब है तो उसको इसका रिकॉग्निशन देने की जिम्मेदारी या रिकॉग्निशन देने की पावर कह लीजिए, ये हमारे प्रेसिडेंट में रहती है। ओके, प्रेसिडेंट के पास रहती है। इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट दे रखी है उसमें कोई अगर संशोधन की बारी आती है, कुछ घटाना या बढ़ाना है, तो वो पावर पार्लियामेंट के पास है। ओके, जैसे कि हमारे देश के सारे कानूनों को बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दी गई है, वैसे ही यहाँ भी शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कुछ भी ऐसे चेंजेस करने की जो जिम्मेदारी है वो भी पार्लियामेंट के पास ही है। मतलब इसमें जो स्टेट्स हैं वो अपनी तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, वो सिर्फ कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकते हैं केंद्र को, अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकते। ओके, यहाँ हम इसलिए देख रहे हैं कि ये जो देखिए ट्राइबल मूवमेंट्स क्या हैं उनको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें ट्राइब्स क्या हैं उनको उनकी प्रॉपर समझ हो, है ना। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जो ट्राइब्स हैं और उनके बारे में हमारे देश का कानून या प्रदेशों का कानून जो कहता है वो क्या है। ओके, तो एक हम कह सकते हैं कि सिनॉप्टिकल व्यू जो है वो बहुत ज़रूरी है, एक अम्ब्रेला व्यू बहुत ज़रूरी है मूवमेंट को, किसी भी ट्राइबल मूवमेंट को समझने के लिए। ओके, अगर हम भारत में ट्राइब्स की बात करें तो 550 से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया में हैं। ओके, more than 550 STs, kind of categories of STs in India are in existence. okay, 550 से ज़्यादा STs इंडिया में हैं जो भारत की कुल आबादी का 8.6% के समथिंग बनाती हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। ओके, भारत की आबादी का 8.6% जो है टोटल आबादी का वो STs फॉर्म करती हैं, STs बनाती हैं। और अगर हम इनकी भी बात करें तो इनकी शहरों में जो परसेंटेज है वो 2.8% है ना। मतलब सिर्फ 2.8% STs के जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं, बाकी 11.3 जो है वो रूरल एरिया में। मतलब 11.3% रूरल एरिया में, 2.8% जो है वो अर्बन एरियाज़ में, और टोटल जो है इंडिया में 8.6% है। ओके, अगर हम भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह की बात करें तो वो भील हैं, भील जो कि 40% से के आसपास हैं, और इनकी जो मेन कंसंट्रेशन है वो आपके महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान के आसपास है। ओके, अगर हम किसी एक सिंगल स्टेट की बात करें जिसमें STs की आबादी सबसे ज़्यादा हो तो किसी एक सिंगल स्टेट में MP टॉप पर आता है। मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ के समथिंग STs निवास करते हैं, जो कि पूरे देश की आबादी का, पूरे देश की ST आबादी का 13.57% है। 13.5% के समथिंग पूरे देश की आबादी जो पूरे देश की जो ST आबादी है उसका लगभग 13.5% के समथिंग आज भी मध्य प्रदेश में निवास करता है। ओके, और अगर मध्य प्रदेश की आबादी में अगर हम STs का अनुपात देखें तो ये लगभग 21.1%। ओके, और इसी तरह से अगर हम
किसी एक स्टेट में परसेंट के हिसाब से अगर बात करें तो एसटी की आबादी सबसे ज़्यादा जो है वो मिज़ोरम में है। ओके, मिज़ोरम की कुल आबादी का 94.4% लगभग एसटीज हैं। ओके, तो अगर टोटल आबादी की बात करें, टोटल जनसंख्या की बात करें, कहाँ सबसे ज़्यादा, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा निवास करती है एसटी, तो वो मध्य प्रदेश है। जबकि अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें किस स्टेट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एसटीज की है, तो वो मिज़ोरम है, जिसमें 94% से ज़्यादा एसटीज हैं। ओके, अगर द्रविड़ियन के हम रेशियल फॉर्म की बात करें तो द्रविड़ियन सॉरी अगर हम मुंडाओं की रेशियल फॉर्म की बात करें तो मुंडा जो है अधिकतर वो द्रविड़ियन स्टॉक को बिलोंग करते हैं। ओके, द्रविड़ियन स्टॉक को बिलोंग करते हैं और इसीलिए ये भारत के जो आदि निवासी हैं, जो पुराने निवासी हैं, जो ओरिजिनल निवासी हैं, उनमें से हैं एबोरिजिनल्स। दे आर इंडियन एबोरिजिनल्स। ओके, अगर वैसे भी हम बात करें तो भारत में जो तरह तरह की, जैसे हमने यहाँ देखा 550 से ज़्यादा एसटीज के ग्रुप हैं हमारे यहाँ। ओके, देर आर मोर देन 550 एसटी ग्रुप्स इन इंडिया। और अगर हम इन सारे ग्रुप्स की बात करें तो ये वर्ल्ड की जितनी भी तरह तरह की जो रेसेस हैं, ह्यूमन रेसेस हैं, उन लगभग सभी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, कुछ मंगोलॉइड्स हैं, कुछ नीग्रोइड्स हैं, कुछ मेडिटेरेनियंस हैं। लगभग सभी जो मेन ह्यूमन रेसेस हैं उन सभी को ये बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए, ये तो सामान्य परिचय हो गया भारत की जो जनजातियां हैं उनका स्टेटस और उनके बारे में, उनके फीचर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड, ये तो उनके बारे में जानकारी हो गई। अब देखते हैं प्रॉपर मुंडास को। ओके, तो मुंडा जो जनजाति है ये मुंडा भाषा, मुंडारी भाषा बोलते हैं। ओके, मुंडा जो लोग हैं ये मुंडारी भाषा बोलते हैं। और इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया में, भारत में जो इनकी टोटल पॉपुलेशन वो 25 लाख के आसपास है पिछली जनगणना के अकॉर्डिंग। ओके, 2011 की जो लास्ट जनगणना थी, अगर हम उसको देखें तो इनकी टोटल जनसंख्या जो है लगभग 25 लाख के समथिंग है। और इसमें भी जो इनका मेन कंसंट्रेशन है, इनकी जो संख्या का मेन कंसंट्रेशन है वो झारखंड में है। ओके, सबसे ज़्यादा झारखंड में। इसके अलावा इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में उड़ीसा में भी मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, बिहार में, त्रिपुरा में, मध्य प्रदेश में। ओके, इन सारे राज्यों में इनकी काफ़ी ठीक ठाक सी संख्या मिलती है। इसके अलावा अगर हम विदेशों की भी बात करें तो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश बंगाल के ही डिवीज़न से बना है तो इसलिए बांग्लादेश में भी इनकी ठीक ठाक संख्या पाई जाती है। बांग्लादेश के अलावा नेपाल में भी इनकी संख्या अच्छी खासी पाई जाती है। ओके, द्रविड़ियन स्टॉक को ये बिलोंग करते हैं, हम ये पहले ही बात कर चुके हैं। और भारत के जो एबोरिजिनल्स हैं, यानी मूल निवासी जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में, ये उन लोगों में से एक हैं, एबोरिजिनल्स ऑफ इंडिया। ओके, अगर हम इन्हीं के धार्मिक आधार पे अगर हम देखें इनको, तो लगभग 73% के समथिंग जो मुंडा लोग हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। ओके, लगभग 73% मुंडा हिंदू धर्म को मानते हैं, 17% लगभग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। ये देखिए, जो इंडिया की इस टाइम जो टोटल आबादी है उसमें लगभग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं लगभग 2.5% के आसपास माने जाते हैं। ओके, लेकिन जो आप यहाँ देख रहे हैं जो मुंडा ट्रिबल्स हैं उनमें लगभग 17% लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ पे जो जैसे ही ब्रिटिश ऑक्यूपेशन हुआ, जैसे ही ब्रिटिशर्स का वहाँ पे प्रभुत्व जमा, तो उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को काफ़ी प्रमोट किया वहाँ काम करने के लिए और लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, है ना। जिसकी वजह से भी इनमें जो ये मुंडा रिवोल्ट होती है, वो नाराज़गी जो थी वो इस वजह से भी थी। ओके, तो वो जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ की एक्टिविटीज़ थी उनकी वजह से यहाँ पे इनकी संख्या इतनी बड़ी है। यही नहीं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को देखेंगे, जैसे कि नागालैंड, मिज़ोरम और दूसरे कई सारे जो प्रदेश हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ की जो ट्रिबल आबादी है वही बहुत बड़े पैमाने तक कन्वर्ट हो चुकी है क्रिश्चियनिटी में।
तो इसको एक सामाजिक इसकी वजह से कई सारे सामाजिक इश्यूज खड़े होते हैं और अक्सर कुछ इस तरह की जो आपसी झड़पें हैं धर्म के आधार पे वो भी देखने को मिलती हैं। ओके, तो 17% लोग जो हैं क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और इसके अभी भी लगभग 10% लोग जो हैं वो एनिमिज्म में विश्वास करते हैं। ओके, व्हाट इज एनिमिज्म? एनिमिज्म असल में जो भी नॉन एनिमेट थिंग्स हैं नेचर में, जैसे कि पत्थर हो सकता है, नदियाँ हो सकती हैं, पेड़ हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, पहाड़ भी हो सकते हैं पूरे। तो बहुत सारे लोग इनको ही देवी देवता समझ करके, या बादल है, आकाश है, इन सब चीज़ों को ही देवी देवता समझ करके इन्हीं की उपासना करते हैं आज भी, जो कि हमारा एक लगभग अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर बहुत ही प्राचीन फिनोमेना है। जो इंसान ने जो इबादत की शुरुआत की है, पूजा पाठ की जो शुरुआत की है, वो नेचर के फोर्सेस से ही की है। ओके, बाद में फिर सबके अपने अपने अलग अलग डिवीज़न होते गए, धर्मों का इवोल्यूशन हुआ और जो पूजा प्रेयर वगैरह की जो फॉर्म थी वो बहुत हद तक चेंज हुई, धर्मों का उदय हुआ। ओके, लेकिन इससे पहले लगभग अधिकतर लोग एनिमिज्म को ही मानते थे और इसीलिए आज भी 10% लोग लगभग एनिमिज्म को मानते हैं। जितने भी ट्रिबल आपको ग्रुप्स मिलेंगे उनमें एनिमिज्म आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी डोमिनेंटली देखने को मिलेगा, मतलब एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग उसकी रीच रहेगी, पकड़ रहेगी यहाँ पे। ओके, क्योंकि जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जो ट्रिबल लोग हैं वो आज भी बहुत ही प्रिमिटिव ढंग से लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, आज भी जो मॉडर्निटी है उससे बहुत हद तक दूर है। ओके, तो इसीलिए धर्म के मामले में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए, हमने पहले एक ट्रिबल जो कंडीशंस हैं, ट्रिबल्स, व्हाट आर ट्रिबल्स, इन सब चीज़ों को देखा। इंडिया में ट्रिबल्स की क्या कंडीशन है वो देखा। फिर उसमें भी मुंडा जो लोग हैं जिससे कि बिरसा मुंडा संबंधित थे और उन्होंने रिवॉल्यूशन की और उसकी वजह से वो जाने जाते हैं, तो जो प्रॉपर मुंडा जो ट्रिबल ग्रुप है उसको देखा। अब हम प्रॉपर स्टडी करेंगे बिरसा मुंडा की। ओके, बिरसा मुंडा और मुंडा जो रिवोल्ट हुई थी उसको स्टडी करने जा रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, 1875 में हुआ और उस समय के बंगाल प्रांत में हुआ, क्योंकि उस समय के बंगाल में आपका आज का आपका बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये सब सम्मिलित थे। तो इसीलिए उस समय के बंगाल प्रांत के उलीहाटू नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ 1875 में 15 नवंबर को। ओके, 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ तत्कालीन बंगाल में। और उसके बाद इनकी एजुकेशन यहीं पे, जो कि खूंटी जिला अब मॉडर्न डे का झारखंड का खूंटी जिला बन गया है, तो यहीं पे इनकी एजुकेशन हुई, जो कि क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल था, वहाँ पे ये पढ़े। और उसके बाद जैसे ये बड़े हुए तो इन्होंने देखा कि इनके तो जो समुदाय के लोग हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, जो डिकू लोग हैं वो इनके हकों पे डाका डाल रहे हैं, है ना वो, और सरकार मिल करके इनके समाज के लोगों को बहुत दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो थे अपनी एजुकेशन को बीच में ही छोड़ करके मुंडा रिवोल्ट में कूद पड़े। ओके, 1886 के आसपास। और जो इनके इश्यूज थे वो मेनली जो इनके ट्रेडिशनल राइट्स थे उन्हीं को लेकर के थे, है ना। जो ये जो लोग थे प्रॉपर जंगलों के आसपास या जंगलों में ही रहते थे, तो वहाँ की जो ज़मीनें थीं उन पे इनके ट्रेडिशनल राइट्स हुआ करते थे, खेती किया करते थे ये, है ना। और खेती के साथ साथ जंगलों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भी इस्तेमाल करते थे अपने लिए, अपने गुजारे के लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके जो राइट्स थे वो डायरेक्टली जो डिकू लोग थे उनसे प्रभावित हुए, उनसे उनके द्वारा छीन लिए गए और सरकार ने मिलकर के उनके साथ इनके लोगों को, इनके समाज के लोगों को बहुत आर्थिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से असंतोष पनपा इनके समाज में और इसलिए मुंडा रिवोल्ट की शुरुआत हुई। तो जब मुंडा रिवोल्ट चल रही थी ये भी उसमें कूद पड़े, अपनी पढ़ाई छोड़ दी इन्होंने। और चूंकि ये पढ़े लिखे भी थे, इनके सोचने का तरीका थोड़ा अलग था, इन्होंने चीज़ों को बारीकी से एनालाइज किया और लोगों को ये समझाया कि आखिरकार इनका विरोध किस तरह से करना चाहिए।
ओके, तो इसीलिए अपने ज्ञान के कारण इनको एक खास पहचान मिली और लोग इनका बहुत सम्मान करने लगे। हालांकि बहुत कम एज के थे अभी भी, जब इनकी डेथ होती है 1900 में, तब ये 25 साल के पूरे होते नहीं हैं। तो इससे आप लगा सकते हैं कि काफ़ी कम एज में भी बहुत अच्छी इनके अंदर विजडम थी, बहुत अच्छा बोध था, और लोगों को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने गाइड किया, है ना, किस तरह से आंदोलन करना चाहिए इसके लिए बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। लोगों को धार्मिक सुधारों के लिए भी इन्होंने कहा, जैसे कि हम अभी आगे देखेंगे। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी योजना बनाई कि किस तरह से विरोध करना चाहिए। पहले तो इन्होंने पूरी तरह से यही कोशिश की कि किसी भी तरह से हिंसा का सहारा ना लिया जाए। ओके, लेकिन जब आत्मरक्षा की बात आती थी तो ये कहते थे फिर आत्मरक्षा में आप हिंसा भी कर सकते हो। ओके, तो अपने इन्हीं सब खूबियों की वजह से इनको बहुत सम्मान मिला अपने समाज में, और इनको धरती अब्बा के नाम से पुकारा जाने लगा। धरती अब्बा, धरती अब्बा, ओके, जिसका मतलब होता है फादर ऑफ अर्थ। मतलब बहुत ही सम्मान से, जैसे फादर ऑफ नेशन गांधी जी को कहा जाता है, वैसे ही इनको फादर ऑफ अर्थ या धरती अब्बा इनके समाज के लोग कहने लगे। ओके, ये कितने फेमस हुए, इससे ये आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी कर्नाटक तक के लोग जो हैं, कई सारे जो कोडागू जैसे एक जनजाति है, वो लोग आज भी इनका बहुत सम्मान करते हैं और इनकी पूजा की जाती है। ओके, इनको भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान का दर्जा। ओके, इसीलिए इनको जो मानने वाले थे, इनको जो फॉलो करने वाले लोग थे, उनको एक अलग नाम दिया गया, एंड दैट वाज बीरसाइट। जो बिरसा को फॉलो करने वाले हैं वो बिरसाइट। ओके, तो बिरसाइट नाम दिया गया इनको फॉलो करने वाले लोगों को। धरती अब्बा एक जनरल नेम था इनका, जो कि फादर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। कुछ लोग इन्हें सीधा सीधा बिरसा भगवान कहते थे। ओके, उनका ये मानना था कि बिरसा के पास कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स हैं और इसीलिए वो भगवान के जैसे हो गए, वो भगवान हो गए। ओके, तो कुछ लोग इनको भगवान भी कहते थे। तो इन्होंने अपने जंगल ज़मीनों के अधिकार को पुनः वापस पाने के लिए रिवॉल्यूशन किया, मूवमेंट किया। ओके, इनके यहाँ पर एक व्यवस्था थी, खूंटी कट्टी। ओके, खूंटी कट्टी एक ये व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि जो पूरे जो ज़मीनें होती थी, ओके, ये ज़मीन को इंडिविजुअल तौर पे नहीं लेते थे, बल्कि पूरा जो एक गांव या समाज हुआ करता था, वो काफ़ी बड़े लैंड ट्रैक्ट पे कब्जा कर लेता था, मतलब उसको अपना मान लेता था, और सब लोग मिल कर के उस पर खेती करते थे। सामुदायिक खेती का मतलब चलन था, है ना। जैसे कि रशिया से जो हमने आइडिया लिया था सामुदायिक सहभागिता का, वैसे ही लगभग, जैसे रशिया में आज भी लगभग वही तरीका फॉलो किया जाता है, स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में। तो वैसे ही इनके यहाँ पे खूंट कट्टी का प्रचलन था, जिसमें कि सामुदायिक रूप से खेती की जाती थी, खेती की ज़मीन को कब्जा किया जाता था। ओके, और उसके बाद क्या होता है कि फिर जैसे हमने अभी कहा था कि बाहर के लोग आते हैं दूसरे, और धीरे धीरे इनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं। इनके पास, क्योंकि ये ट्रेडिशनल राइट्स रखते थे, सिर्फ पेपर वगैरह में इनका कोई इस तरह का वो नहीं था, है ना। और इसका इनके इसी भोलेपन का, इसी सादगी का जो होशियार लोग थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया और उन्होंने कहा कि क्योंकि आपके पास पेपर्स नहीं है आपकी ज़मीनों के, तो इसलिए उन पर आपका राइट नहीं है ना। और इस तरह से इनकी ज़मीनें इनसे छीन ली गई। ओके, ज़मीनों के पेपर्स ना होने की वजह से इनसे ज़मीनें छीन ली गई, और इनको ज़मीनों वालों से हटा करके एक तरह से ज़मीनों का जो किसानों का जो स्टेटस था वो छीन करके एक तरह से इनको मात्र एक खेतिहर मजदूर का स्टेटस दे दिया गया है। सिर्फ इनसे ये कहा गया कि आप जो है चाहें तो इसी पे खेती कर सकते हैं, लेकिन आप उगाएंगे हमारे लिए, सिर्फ हम आपको इसके बदले में रिमनरेशन देंगे, मेहनत मजदूरी देंगे। ओके, तो इस तरह से इनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया गया, इनको किसानों का दर्जा छीन करके, इनका ज़मीनों से हक छीन करके इनको मात्र मजदूर बना दिया गया, और इसी के अगेंस्ट में इन्होंने जो था वो क्रांति की। ओके, इसके अलावा जो और दूसरी चीज़ें थी जो जिनसे कि इनको परेशानियां हुई, वो उस समय फेमिन्स बहुत होते थे। फेमिन्स की वजह से क्या है कि अकाल जो पड़ते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो वैसे भी ध्यान नहीं रहता था। जैसे कि 1877 में 78 में जो था बंगाल में भयंकर अकाल चल रहा था, और उधर जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था लिटन,
वो जश्न मना रहा था, वो किंग के लिए दरबार का आयोजन कर रहा था, उसमें करोड़ों रुपए उसने बहाए उस समय। ओके, एक तरफ जनता भूखी मर रही है और दूसरी तरफ वो जश्न मना रहा है। तो ऐसा ही कुछ अब भी चल रहा था ना। तो इसकी वजह से, फेमिन्स की वजह से, और जो दूसरी इनकी परेशानियां थी, आर्थिक परेशानियों से जिससे गुजरे, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी, उन सब की वजह से जो थे भी मुंडा लोग जो थे उनमें नाराज़गी थी ब्रिटिशर्स के प्रति। ओके, और इसीलिए वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहे थे। इन्होंने अपनी जो मूवमेंट थी उसको नाम दिया उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है कोई बड़ा विद्रोह, है ना, मेजर अपहीवल, कोई बड़ा विद्रोह, उलगुलान ना, जैसे कि गदर भी कह सकते हैं आप। तो अपने इस रिवोल्ट को, अपने इस आंदोलन को उन्होंने नाम दिया था उलगुलान का। और ये 1994 में मेनली शुरू माना जाता है, जो ऑफिशियल शुरुआत मानी जाती है मुंडा रिवोल्ट की, वो 1994 में मानी जाती है। बिरसा मुंडा का, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, बिरसा मुंडा का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं था कि वो सिर्फ अंग्रेजों से या डिकूज से उन्हीं से संघर्ष करें, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि उनके जो अपना धर्म है उसमें भी कई सारी कमियां हैं, और इसका फ़ायदा ही जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो उठा रहे हैं, जो डिकूज हैं वो उठा रहे हैं, और जो आपके जो अंग्रेज़ लोग हैं, शासक वर्ग है, वो भी उठा रहा है। ओके, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई अपने धर्म को भी सुधारो, जो इंटरनल रिफॉर्म्स हैं वो भी करो, सोशल रिफॉर्म्स करो। इसके लिए इन्होंने कहा लोगों से कि आप जो ये नशा वगैरह करते हैं, किसी भी फॉर्म में जो नशा करते हैं वो बंद करिए, अंधविश्वासों को मानना बंद करिए, इसके साथ ही जो बलियां वगैरह देते हैं उनको बंद करिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें, इन्होंने जो गलत चीज़ें थी उनको बंद करने को कहा। यहाँ तक कि मांस मछली छोड़ने को भी इन्होंने कहा, क्योंकि वो वैष्णव धर्म के अगेंस्ट माना जाता है। ओके, माना जाता है कि ये किसी वैष्णव संत से मिले थे और उन्होंने इनको शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, और उन्होंने इनसे कहा था कि भाई आपके यहाँ ये बुराइयां हैं, अगर इनको आप दूर करोगे तो आप जो मेन हिंदू सेक्ट है उसमें आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस मिलेगा, है ना, उधर आप स्वीकृति हासिल कर लोगे, उनका साथ भी आपको मिलेगा। ओके, तो इसलिए इन्होंने सोशल रिफॉर्म भी किए इसके साथ साथ। और इनके जो अधिकतर सोशल रिफॉर्म थे वो रिवाइवलिस्ट नेचर के थे। ओके, जैसे कि आपने सुना होगा, यूरोप में पुनर्जागरण चला और उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ अलग से कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि जो पुराना जो रोमन कल्चर था हमारे यहाँ, हम उसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको, उधर ही जाना चाहते हैं। ऐसे ही दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तो ठीक वैसा ही लगभग जो ये मूवमेंट था वो रिवाइवलिस्ट था नेचर में। इनकी डेथ 9 जून 1900 को हुई। 9 जून 1900 को जो रांची शहर है, रांची शहर के ही जेल में हुई थी। ओके, रांची जेल में इनकी डेथ हुई 9 जून 1900 को। और सरकार ने जो इनकी डेथ का जो कारण बताया था वो कॉलरा बताया था। ओके, कॉलरा। हालांकि अधिकतर जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, और ऐसी कई सारी कहानियाँ मानी जाती हैं, प्रचलित हैं, कि इनको स्लो पॉइजन दिया गया था। सेम वैसा ही स्लो पॉइजन जो कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को एडमिनिस्टर किया गया था, उसको दिया गया था। ओके, उसको भी स्लो पॉइजन दे करके मारा गया था। तो वैसे ही ये कुछ ही दिन पहले तो ये जेल गए थे, है ना, और ना ही अभी ये सीजन ऐसा आया था, सीजन जो बरसात का सीजन होता है, मानसून का सीजन में तो कॉलरा फैलता है। ओके, तो अभी तो वैसा बरसात का सीजन भी नहीं आया था, लेकिन तब भी ब्रिटिशर्स ने उनको कहा कि कॉलरा हुआ है, जबकि जो कुछ जो इनके साथी बंदी थे वहाँ पे, उनका कहना यह था कि इनको स्लो पॉइजन दिया गया था और इससे इनको खून की उल्टी वगैरह हुई थी और एकदम से इनकी डेथ हो गई थी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहाँ और ले रहे हैं जो कि मुंडा रिवोल्ट से संबंधित हैं। एक तो सरना और दूसरा जोहार। सरना एक तरह से वहाँ के जो सैक्रेड ग्रव्स होते हैं, जो पूजा वगैरह के स्थान होते हैं, उनको कहा जाता है। और ऐसे ही जोहार वहाँ का एक तरह से सैल्यूटेशन है ना, अभिवादन है वहाँ का जोहार। जैसे कि हमारे यहाँ तरह तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, हिंदुओं में भी, इस्लाम धर्म में भी, सिखों में भी। ओके, तो वैसे ही जोहार वहाँ का सैल्यूटेशन है, जैसे कि यह नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके,
देखिए ये रिवोल्ट अपने टाइम में तो कुछ अचीव नहीं कर पाई। जैसे 1900 में बिरसा मुंडा जो कि इसके मेन लीडर थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके साथ ही इनकी डेथ के साथ ही ये रिवोल्ट भी लगभग ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका असर होता है और 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पारित होता है और इसके द्वारा जो डिकूज या ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के जो लोग थे उनकी ज़मीनों को जो ग्रैबिंग कर रही थी, उनकी ज़मीनें जो छीन रही थी, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। ओके, कि आगे से कोई भी इनकी ज़मीनें नहीं छीनेगा, यहाँ पे कोई भी ज़मीनों को कैप्चर नहीं करेगा। ओके, इनकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी, बिरसा मुंडा की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे झारखंड पृथक राज्य की स्थापना की गई, जो कि बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। ओके, इसके अलावा भी इनसे जुड़े हुए ऐसे कई सारे वहाँ प्लेसेस हैं जिनका कि नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, जैसे कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची का एयरपोर्ट, और ऐसे ही आईआईटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं। ओके, तो कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं। इनको कई बार मिस्टर झारखंड भी कहा जाता है। ओके, ही इज़ ऑल्सो नोन एज मिस्टर झारखंड, एड्रेस्ड एज मिस्टर झारखंड। इसके अलावा जो इनके साथ जुड़ी हुई एक और फैक्ट है वो ये कि 1889 में इनकी एक पोर्ट्रेट को इंडिया के पार्लियामेंट हाउस में इस्टेब्लिश किया गया, वहाँ लगाया गया। ओके, एंड ही इज़ द फर्स्ट एंड द अलोन पर्सन अप टू नाउ, ओके, टिल द डेट, ये अकेले ऐसे पर्सन हैं जिनका कि जो कि किसी एक ट्रिबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनका पोर्ट्रेट इंडिया के पार्लियामेंट हाउस में है। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं इनके अलावा जो एक आजकल जो सबसे फेमस जो हम कह सकते हैं पर्सन है जो कि किसी ट्राइबल ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द मुंडा रिवोल्ट and Birsa Munda. Hope you people would like it, and if it is so, don't forget to like and subscribe our channel, that is Zenipex Education. Keep learning, keep growing, and keep studying.